हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो और वीडियो उनको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके, सो कर दीजिए कंफर्म ताकि हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। Yes, do it quickly. Your audio, your video is accessible to you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन फोकस होगा BFM मॉड्यूल ए, चैप्टर नंबर 5, फैसिलिटीज फॉर इंपोर्टर्स को लेकर के। जो आयातक हैं, इंपोर्टर्स हैं, तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। एडवांस रिमिटेंस की फैसिलिटी। एडवांस रिमिटेंसेस क्या होते हैं? एडवांस रिमिटेंसेस मीन्स some importer wants to import some goods, for example, लेकिन इनके लिए उसको रिमिट करना होगा मनी इन एडवांस। तो दैट इज कॉल्ड एडवांस रिमिटेंसेस। यानी इंपोर्ट गुड्स का बाद में हैपन होगा, तो पहले जो एडवांस भेजना पड़ेगा, तो दैट इज एडवांस रिमिटेंस। इसको रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं? Authorized dealers can allow advance remittance for import of goods to the extent and subject to following conditions. Authorized dealers normally हम बैंकों को कहते हैं जिनको लाइसेंस अवेलेबल है फ्रॉम RBI टू डील इन फॉरेन करेंसी। सो ऑथोराइज डीलर्स अलाउ कर सकते हैं एडवांस रिमिटेंस इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए भी, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पहले देख लें। तो यहाँ पे हमारा फोकस पहले रहेगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर के। सो दिस एडवांस कैन बी अलाउड अप टू $2 लाख और इट्स इक्विवेलेंट। $2 लाख तक। अगर कोई और फॉरेन करेंसी है तो $2 लाख का इक्वल अमाउंट। And this remittance can be made after duly satisfying about the transaction, nature of trade and standing of the supplier. तो ये रिमिटेंस करने से पहले अपने आप को ऑथोराइज डीलर्स सेटिस्फाई करेंगे उस ट्रांजैक्शन के बारे में, क्या वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। नेचर ऑफ ट्रेड, किस तरह का ये ट्रेड है, whether that is related to activity of the importer। और उससे बड़ी बात स्टैंडिंग ऑफ द सप्लायर। तो जो सेलर है, वहां का जो एक्सपोर्टर है, उसकी स्टैंडिंग कैसी है। तो ये रिमिटेंस का अमाउंट एडवांस में कितना हुआ, अप टू $2 लाख और इट्स इक्विवेलेंट। इफ अमाउंट ऑफ एडवांस रिमिट इज मोर देन $2 लाख, अगर एडवांस रिमिटेंस का अमाउंट $2 लाख से ज्यादा या उसका इक्विवेलेंट कोई और फॉरेन करेंसी है, इन दैट केस एक स्टैंड बाय LC या एक गारंटी फ्रॉम इंटरनेशनल रेप्यूटेड बैंक आउटसाइड इंडिया या गारंटी ऑफ ए बैंक इन इंडिया, इफ गारंटी इज इशूड अगेंस्ट काउंटर गारंटी ऑफ ए इंटरनेशनल बैंक इशूड आउटसाइड इंडिया, तो वो गारंटी की जरूरत पड़ेगी। यानी जहां पर भी एडवांस
का रेमिटेंस मोर देन 2 लाख US$ है, तो उस केस में या तो स्टैंड बाय LC होना चाहिए या बैंक गारंटी होनी चाहिए फ्रॉम सम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिप्यूट, या कोई इंडियन बैंक गारंटी दे सकता है अगर दैट गारंटी इज इशूड एज ए काउंटर गारंटी ऑफ सम इंटरनेशनल बैंक लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो यहां तक दो बातें हो गई। एक, दिस एडवांस रेमिटेंस कैन बी अप टू $2000 विदाउट एनी बैंक गारंटी और विदाउट एनी लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन जहां पे इसका एडवांस 2 लाख US$ से ज़्यादा है तो इन दैट केस स्टैंड बाय LC की ज़रूरत होगी या बैंक गारंटी ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या गारंटी ऑफ ए बैंक इन इंडिया इफ सच गारंटी इज इशूड अगेंस्ट काउंटर गारंटी ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। The requirement of guarantee may not be insisted upon in case of remittance of above 2 lakh and up to 50 lakh US$, subject to suitable policy approved by bank board directors to undertake such transactions। तो रिक्वायरमेंट जो गारंटी की है वो इंसिस्ट ना की जाए, तो ये एक्सेप्शनल पार्ट आ गया। तो यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है LC, स्टैंड बाय LC की या गारंटी की। लेकिन जब भी ये रेमिटेंस अबव 2 लाख US$ है अप टू 50 लाख US$, यानी 5 मिलियन US$, सब्जेक्ट टू सुटेबल पॉलिसी अप्रूव्ड बाय बैंक बोर्ड टू अंडरटेक सच ट्रांजैक्शंस। तो अगर उस प्रकार की ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक बोर्ड का अप्रूवल हो तो एडवांस का अमाउंट अप टू $5 मिलियन हो सकता है। अप टू $5 मिलियन। कंडीशन क्या है? द बैंक शुड हैव a proper policy approved by board of directors for undertaking such transactions। और अगर अमाउंट 50 लाख US$ से ऊपर है यानी 5 मिलियन से ऊपर है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल बी रिक्वायर्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहले से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो आई होप ये 3 एस्पेक्ट हम ठीक से अंडर कर चुके होंगे अंडरस्टैंड। सो अप टू 2 लाख नो बैंक गारंटी, नो लेटर ऑफ क्रेडिट। More than 2 lakh either there will be standby LC or there will be bank guarantee from some international bank। और अगर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है तो उस केस में एडवांस रेमिटेंस कैन बी अप टू 5 मिलियन, दैट इज 50 लाख US$। above 50 lakh dollars there has to be RBI prior approval। A public sector company or a departmental undertaking of Government of India or state government which is not in a position to obtain a guarantee from International Bank of Repute against advance is required to obtain specific waiver of bank guarantee from Ministry of Finance where advance remittance is more than ₹1 lakh। ये इसका चौथा डायमेंशन आ गया। So where amount exceeds ₹1 lakh US$ और इसका इक्विवेलेंट and it is a public sector company और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट, इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट। सो इन दैट केस व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, अगर उनके पास गारंटी नहीं है इंटरनेशनल बैंक से फॉर दिस एडवांस तो फिर उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर सेंडिंग दिस टाइप ऑफ एडवांस।
तो ये 4 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बन गई। सो आई होप एवरीथिंग इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू अस सो फार। यहाँ तक हर चीज हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग सम स्माइलिंग आइकन दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल। 4 इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो कंफर्म कर दीजिए बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन क्विकली। अब इससे रिलेटेड अगला पार्ट को, विद इन अबव लिमिट्स एडवांस रेमिटेंस में बी अलाउड आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंडिकेट करता हो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड प्रूफ ऑफ इंस्टेंस ऑफ एडवांस पेमेंट। 2 चीज़ों इंपॉर्टेंट होगी इसके अंदर। उन गुड्स की कॉस्ट कितनी है उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, एंड सेकेंडली जो एडवांस पेमेंट मांगी जा रही है इसका भी प्रूफ चाहिए। कि वो एडवांस पेमेंट इंसिस्ट की जा रही है बाय द ओवरसीज सेलर। फर्दर, importer holds the exchange control copy of a valid import license। इंपोर्टर के पास एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी होनी चाहिए वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस की, अगर वो इंपोर्टर फ्री इंपोर्ट वाला नहीं है, अगर वो अगेंस्ट लाइसेंस है फॉर इंपोर्टिंग द गुड्स अंडर रेफरेंस एंड ऑल्सो इंश्योर दैट गुड्स आर नॉट कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट। So there is a negative list maintained by foreign trade policy। जो गुड्स इंपोर्ट होंगी वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो फ्री लिस्ट में है तो फिर इंपोर्ट लाइसेंस की कॉपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो इंपोर्ट लाइसेंस के अंदर है तो फिर इंपोर्टर के पास एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी होनी चाहिए वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस की। और रिमिटेंस जो है डायरेक्टली किया जाएगा ओवरसीज सेलर को या उसके बैंक को, और किसी एजेंट को नहीं ये रिमिटेंस किया जाएगा। रिमिटेंस विल बी मेड डायरेक्टली टू द ओवरसीज सेलर और हिज बैंक। उनके एजेंट को ये रिमिटेंस नहीं किया जाएगा। फिजिकल इंपोर्ट्स इनटू इंडिया शुड बी मेड विद इन 6 months। और ये इंपोर्ट एडवांस पेमेंट के भेजे जाने के विद इन 6 months ये गुड्स इंडिया में आ जानी चाहिए। और अगर ये कैपिटल गुड्स हैं तो फिर पीरियड इंस्टेड ऑफ 6 months इट इज़ अ 3 years पीरियड। सो रिमिटेंस की डेट से विद इन 6 months इन नॉर्मल केसेस, लेकिन in case of capital goods within 3 years this import should have taken place। and importer gives an undertaking to produce documentary evidence of import within 15 days from close of the relevant period। तो ये 6 महीने पूरा होने के या 3 साल पूरा होने के within 15 days इंपोर्टर ये अंडरटेकिंग प्रोवाइड करेगा कि वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस इंपोर्ट का बैंक को प्रोवाइड करेगा। सो इंपोर्टर शुड गिव एन अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ इंपोर्ट विद इन 15 days फ्रॉम क्लोज ऑफ द रेलेवेंट पीरियड। कि इंपोर्ट कंप्लीट होने के 15 दिनों के अंदर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बैंक को प्रोवाइड करेगा। इन केस ऑफ नॉन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर एडवांस तो भेजा जाता है लेकिन गुड्स इंपोर्ट नहीं होती, तो उस केस में अथोराइज्ड डीलर बैंक को क्या करना होगा? एडी शुड एंश्योर दैट अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेंस इज रिपेट्रिएटेड टू इंडिया और इज यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पज परमिसिबल अंडर एक्सटेंट रूल्स और रेगुलेशंस।
तो जो एडवांस भेजा गया अगर उसके अगेंस्ट इंपोर्ट नहीं होता है तो या तो वो एडवांस वापस इंडिया में भेजा जाएगा, रिपेट्रिएट किया जाएगा, या उसको यूज किया जाएगा फॉर एनी परमिसिबल पर्पस, किसी और परमिसिबल पर्पस के लिए उसे यूज किया जा सकता है। तो ये रहे रूल एडवांस रेमिटेंस इन केस ऑफ गुड्स। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे फॉर बेटर क्लैरिटी। What is the maximum amount of advance remittance that can be allowed without a guarantee from some international bank? तो ये अमाउंट 5 million, 2 lakh, above 5 million, या there is no limit without any guarantee from international bank. So what is the general rule? तो जनरल रूल कहता है दिस एडवांस मनी कैन बी अप टू $2 lakh. In case of amount of advance remittance exceeds 2 lakh, what guarantee is required? अगर अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो या उसका इक्विवेलेंट तो क्या गारंटी चाहिए? गारंटी फ्रॉम ए बैंक ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, और गारंटी ऑफ ए बैंक इन इंडिया, और इर्रेवोकेबल स्टैंड बाय एलसी, या ऑल दी अबव। तो क्या ऑप्शन बनेगा व्हेन अमाउंट एक्सीड्स 2 लाख US डॉलर्स? क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर बनेगा ऑल दी अबव। या तो ये किसी इंटरनेशनल रिप्यूटेड बैंक का गारंटी होना चाहिए, या गारंटी किसी बैंक इंडिया से होना चाहिए, या इर्रेवोकेबल स्टैंड बाय एलसी होना चाहिए। What should public sector company or department of state or Indian government do if they are not able to obtain a guarantee from International Bank of Repute against advance payment? तो इनको क्या करना होगा? Obtain specific waiver for bank guarantee from Ministry of Finance before making any advance remittance exceeding 1 lakh US dollar. Refer the matter to Reserve Bank of India for prior approval. Not make any advance remittance exceeding 1 lakh US dollar, और none of these। तो इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा? क्वेश्चन नंबर 3। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर रहेगा ए, स्पेसिफिक वेवर लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसके बाद ही ये एडवांस भेजा जा सकता है वेयर अमाउंट एक्सीड्स 1 लाख US डॉलर। सो दिस ऑल्सो मीन 1 लाख US डॉलर तक इस प्रकार के किसी वेवर की जरूरत नहीं है। What evidence must be produced by importer to prove insistence of advance payment by overseas supplier? तो किस तरह का एविडेंस प्रूफ इंपोर्टर को भेजना होगा, प्रोड्यूस करना होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंडिकेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स, वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पेमेंट, या प्रूफ ऑफ शिपमेंट? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस, किस तरह का एविडेंस? सो यहां पे आंसर हमारा बनेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंडिकेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये जो आंसर सी दिया है ये आंसर गलत है। इट इज नॉट प्रूफ ऑफ पेमेंट। तो हमें आंसर चाहिए ए,
So documentary evidence indicating cost of goods. Who should the remittance be made when allowing advance remittance for import of goods? ये remittance किसको किया जाएगा जब advance remittance भेजा जाएगा? Any agent of the seller, importer's bank, overseas supplier or his bank, none of the above. तो इसमें बेस्ट आंसर कौन सा बनता है? तो ये एडवांस रेमिटेंस किसको भेजा जाएगा? सो दिस रेमिटेंस शैल बी मेड टू ओवरसीज सेलर या उसका बैंक, एजेंट को नहीं. What should be done if physical import into India is not made within 6 months or 3 years in case of capital goods from date of remittance? तो क्या करना होगा अगर फिजिकल इंपोर्ट इंडिया में नहीं होता इस एडवांस के अगेंस्ट विद इन 6 मंथ्स इन नॉर्मल कोर्स या 3 साल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स? Importer should give an undertaking to produce a documentary evidence of import within 15 days from close of relevant period. Importer should request an extension from the AD. AD should report the matter to RBI या AD should repatriate the amount of advance remittance to India. तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 तो बेस्ट ऑप्शन बनता है डी. AD should repatriate the amount of advance remittance to India. तो एडवांस रेमिटेंस जो भेजा गया है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इंडिया में वापस आ जाए. What is time limit to produce a documentary evidence of import in case of physical import into India? तो टाइम लिमिट कितना है? 15 days from date of remittance, 15 days from date of shipment, 15 days from close of relevant period या 15 days from date of import. तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने दिन में प्रोड्यूस करना होगा फिजिकल इंपोर्ट्स के केस में? So this is 15 days from close of the relevant period. What is maximum amount of advance remittance that can be made without RBI approval? RBI के अप्रूवल के बगैर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेंस कितना हो सकता है? $1 लाख, $2 लाख, $50 लाख या देयर इज नो सच लिमिट? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर रहेगा सी. सो अप टू 50 लाख $US तक ये रेमिटेंस किया जा सकता है. बियॉन्ड दैट इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल. चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ इंपोर्ट की. सो इंपोर्ट होने का एविडेंस क्या रहेगा, प्रूफ क्या रहेगा? एविडेंस ऑफ इंपोर्ट. To a certain import of goods into India, importers are required to produce and submit authorized dealer who has handled the opening of LC or remittance of import bill, the details of bill of entry or postal appraisal form or custom assessment certificate under IDPMS system according to latest guidelines. तो ये proof of import में क्या है? तो 3 तरह के proof of import हैं. सो एक है इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एंट्री. सेकंड प्रूफ है पोस्टल अप्रेजल फॉर्म. तो अगर ये बाय पोस्ट इंपोर्ट हुआ है तो पोस्टल अप्रेजल फॉर्म. और तीसरा इट कुड बी कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट अंडर IDPMS सिस्टम. तो ये प्रूफ ऑफ इंपोर्ट किस फॉर्म में होगा? बिल ऑफ एंट्री की फॉर्म में. अगर इंपोर्ट
बाय पोस्ट है तो पोस्टल अप्रेजल फॉर्म या कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट अंडर IDPMS सिस्टम। तो ये प्रूफ किसको प्रोवाइड करना होगा? प्रूफ प्रोवाइड किया जाएगा टू द अथोराइज्ड डीलर। वो अथोराइज्ड डीलर जिसने या तो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया या उसने रिमिटेंस किया इंपोर्ट बिल के अगेंस्ट। ADs are required to cross-check particulars in the evidence of import with particular of LC opened or remittance made for imports। तो अथॉराइज्ड डीलर्स को क्या प्रिकॉशन लेना है? वो क्रॉस चेक करेंगे डिटेल्स इन द एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, यानी बिल ऑफ एंट्री में या पोस्टल अप्रेजल फॉर्म में या कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स को वो मैच करेंगे विद लेटर ऑफ क्रेडिट डिटेल्स। तो जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया फॉर इंपोर्ट या रिमिटेंस भेजी गई तो वो डिटेल्स मैच करनी चाहिए बिल ऑफ एंट्री में और इन डॉक्यूमेंट्स में। फॉर monitoring receipt of summary of the bill of entry, proper record should be marked in the LC register or remittance register। तो जो बिल ऑफ एंट्री या प्रूफ ऑफ इंपोर्ट मिला उसको मॉनिटर करने के लिए क्या करेंगे? बैंक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और ये रिकॉर्ड वो कहाँ पे, जहाँ LC इशू किया गया है वहाँ पे वो इसकी मार्किंग करेंगे या जो रिमिटेंस का रजिस्टर है वहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे कि बिल ऑफ एंट्री या प्रूफ ऑफ इंपोर्ट दे हैव रिसीव्ड। AD should in all cases acknowledge receipt of exchange control copy of bill of entry from importer by issuing acknowledgement slips containing all details of bill of entry, summary of bill of entry received by them। सो अथॉराइज्ड डीलर बैंक को और क्या करना पड़ेगा? एक्नॉलेज करके देगा कि उसे एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री मिल गया है फ्रॉम द इंपोर्टर। सो नॉट ओनली कि ये प्रूफ लिया जाएगा, प्रूफ मिलने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी इशू किया जाएगा दैट एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री हैज बीन रिसीव्ड। So these are all precautions or rules relating to evidence of import। Bill of entry, summary of bill of entry should be preserved by authorized dealer and made available to internal auditor or RBI inspectors for verification। तो इनको प्रिजर्व भी करना होगा, बिल ऑफ एंट्री को या समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री को। सो समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री जहाँ पे इंपोर्टर एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स में हैपन हो रहा हो, एंड इट विल बी मेड अवेलेबल टू इंटरनल ऑडिट और RBI इंस्पेक्टर्स फॉर वेरिफिकेशन। सो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। प्लीज कंप्लीट लाइक डिसलाइक। सो जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इमीडिएटली कर देंगे और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे होंगे तो वो जैसे ही इसको वॉच करें तो लाइक डिसलाइक अगर आप करेंगे तो इससे हेल्प मिलती है दूसरे स्टूडेंट्स को, एनकरेज्ड होते हैं दूसरे स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख करके बेनिफिट लेने के लिए। और इसके अलावा केस स्टडीज आप जितनी ज़्यादा करेंगे पूरे CIB के हर एक पेपर के अंदर तो उतना पॉसिबिलिटी इंक्रीज करेगी आपके मिनिमम स्कोर लेने की। इसलिए केस स्टडीज को इग्नोर मत करना। सो पहले वीडियो लेसन्स के द्वारा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और फिर केस स्टडी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और फिर देखें आपका रिजल्ट किस तरह का बनता है।
तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं वाइंड अप करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।